नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रफल और आयतन में वृत्त की दूसरी क्लास शुरू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और त्रिज्याखंड के बारे में विस्तार से बता दिया है। अब इस क्लास में हम लोग वृत्त के जो दूसरे कंसेप्ट बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक बार 2 मिनट के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया वो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। तो देखिए, एक तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक मैंने आपको बता दिया वृत्त की परिधि क्या होती है। तो बेटा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। और साथ ही मैंने आपको त्रिज्याखंड को लेकर चर्चाएं कर ली थी। सेक्टर। तो त्रिज्याखंड में मैंने आपको बताया त्रिज्याखंड होता क्या है। जब वृत्त में आप 2 त्रिज्याएं खींचेंगे तो वृत्त को 2 भागों में बांट देगी। तो जो छोटा भाग होगा वो लघु त्रिज्याखंड होता है और बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। ये लघु त्रिज्याखंड है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो मैंने इसके क्षेत्रफल के बारे में आपको बता दिया था कि पाई आर स्क्वायर से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये निकालना है तो आपको इसका हिस्सा निकालना है तो थीटा बाई 360 से गुणा कर देंगे। या एक तो ये सूत्र था, एक मैंने आपको बोला आप 1/2 LR भी कर सकते हैं। तो 2 सूत्र। तब मैंने आपको चाप की लंबाई निकालना सिखाया। चाप की लंबाई निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। साथ ही मैंने आपको बता दिया त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर यदि समान त्रिज्या के सेक्टर बनेंगे तो तीनों मिलकर आधा वृत्त बनाएंगे और चतुर्भुज में ये पूरा वृत्त बनाएंगे। तो इन चर्चाओं के बाद अब आज के अध्ययन की बात करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का दूसरा अध्ययन हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट जो है उसे वृत्तखंड या जीवाखंड कहते हैं। वृत्तखंड या जीवाखंड कहते हैं। क्या है बेटा ये सेगमेंट, मैं अभी समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। देखिए, जब हम लोग एक वृत्त लेंगे और उसमें आप कोई भी जीवा खींचेंगे तो वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। तो जो छोटा भाग होता है, जो छोटा भाग मैं दर्शा रहा हूं यहां रेड से, ये जो छोटा भाग होता है इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं और जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो बेटा ये तो लघु जीवाखंड हो गया और यहां ये जो बना हुआ है ये दीर्घ जीवाखंड हो गया। तो लघु जीवाखंड और दीर्घ जीवाखंड हो गया, या फिर हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट हो गया। अब आपके पास जो आकृति आ गई है वो एक इस तरह की आकृति आ गई है और कैसे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं इस पर हम लोगों को बात करनी है। तो कल आप त्रिज्याखंड देख रहे थे, आज आप जीवाखंड देख रहे हैं। हालांकि परीक्षा में प्रश्न आने के दृष्टि से त्रिज्याखंड अपेक्षाकृत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप लोगों को प्रश्न में थोड़ी रचनाएं करनी होंगी। मैं समझाता हूं, आप बिल्कुल आराम से देखते जाइएगा। थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां 2 त्रिज्याएं खींच लेंगे इस तरीके से। और जब इस तरीके से आप 2 त्रिज्याएं खींच लेंगे तो पिछले वीडियो में आपने देखा है कि ये जो है ये एक सेक्टर है जो मैंने ग्रीन से दर्शाया है। क्या वो एक त्रिज्याखंड है, क्या बताइए। और त्रिज्याखंड में से यदि मैं ये ऊपर वाला त्रिभुज माइनस कर देता हूं, तो आप बताइए क्या सेगमेंट बच जाएगा क्या? बिल्कुल बच जाएगा। तो एक बार आप आराम से सुनिए मेरी बात। सबसे पहले हम लोग ये सेक्टर निकाल लेते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। फिलहाल मैं आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो बताइए इस सेक्टर का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो बेटा ये पाई आर स्क्वायर तो क्या हो गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 से गुणा करेंगे, थीटा जो कोण यहां बनता है, तो थीटा बटा 360 से गुणा करेंगे तो आपके पास इस सेक्टर का एरिया आ गया। और इस सेक्टर के एरिया में से यदि आप ये त्रिभुज घटा दोगे
तो -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर आप ये त्रिभुज घटा दोगे तो फिर आपके पास सेगमेंट बच जाएगा। अच्छा, एक बार मैं वापस कहना चाहता हूं, ये त्रिभुज का एरिया ये कहां से आ गया था? तो बेटा ये मैंने त्रिभुज जब हम लोगों ने पढ़ा है तो उस क्लास में बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है, तो पिछले वीडियोस देखकर ही आप यहाँ तक पहुंचना ताकि हर चीज आप ठीक से समझ पाओ। तो मैं बोलना चाह रहा था कि जब आप सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपको पता लगेगा पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को थीटा बटा 360 से गुणा करेंगे तो आपके पास सेक्टर का एरिया आ गया, और सेक्टर के एरिया में से फिर यदि आप त्रिभुज घटा देंगे तो यह आ जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र यह भी होता है कि 1/2 उसकी दोनों समीपस्थ भुजाओं का गुणनफल और उन्हीं के बीच का कोण साइन के साथ लिख दीजिए। तो 1/2 समीपस्थ भुजाएं दोनों ही आ रहे हैं तो आर स्क्वायर, और वो बीच का कोण साइन के साथ लिखना है तो साइन थीटा। तो ये जो सूत्र है ये आपके सेगमेंट का एरिया निकालने का सूत्र हो गया। अभी तक इसके बारे में कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि त्रिज्याखंड अपेक्षाकृत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं, पर ये बहुत छोटी सी बात है कि ये त्रिज्याखंड निकालना तो आप लोगों ने पहले सीख ही लिया है। बस इस त्रिज्याखंड में से अगर आप ये त्रिभुज घटा दोगे तो आपके पास ये सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न यदि आए कि सर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता हूं, ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड है सर इसका क्षेत्रफल पूछ लेता हूं, तो आप मुझे बताइए, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इससे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर पूरे वृत्त में से आप इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का बच जाएगा। भाई पूरे वृत्त में से आप लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। एक दूसरी बात हम लोग ये कर सकते हैं कि देखना आराम से, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा इसका, तो बेटा ये क्या है जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, ये क्या है बताइए? ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है, जो आपने पिछली क्लास में सीखा। ये दोनों त्रिज्याएं एक एरिया तो ये बनाएंगी और एक एरिया ये बनाएंगी, ये लघु त्रिज्याखंड हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। तो मान लीजिए ये एंगल एल्फा है, अगर हम बात करें कि ये वाला एंगल जो है वो एल्फा है, अगर हम लोग ये बात कर लें तो उसका एरिया कहां से निकलेगा? मैं इस बार बात कर रहा हूं दीर्घ त्रिज्याखंड की, दीर्घ त्रिज्याखंड की बात कर रहा हूं, तो उसका एरिया कहां से निकलेगा? पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, उसको आप अल्फा बटा 360 से गुणा करेंगे, अल्फा बटा 360 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखिए ध्यान से, इसमें जब आप ये त्रिभुज जोड़ेंगे तो फिर ये पूरा वृत्तखंड बन जाएगा। जब आप सेक्टर में ये वाला त्रिभुज जोड़ेंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाना है। तो फिर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखिए, जब लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तब आप क्या करेंगे? तब आप सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें से त्रिभुज घटा देंगे, और जब दीर्घ का निकालेंगे तो सेक्टर का एरिया निकालकर त्रिभुज उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका आज का पहला कंसेप्ट था। इसमें मैंने आपको बताना चाहा है कि कैसे हम लोग सेगमेंट जीवाखंड जो होता है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा ये सूत्र लिखकर आपको समझा देता हूं ये बात, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, सुनिए, एक बार सेगमेंट के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक जीवा खींची, तो बेटा जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। तो ये जो है ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया, और ऊपर जो बन रहा है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसमें सारा किस्सा जो है वो ये त्रिज्याओं का है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि यदि मैं इस छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे उसमें से त्रिभुज घटाना पड़ेगा, तब मेरे पास वृत्तखंड बचेगा। तो लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा, अगर ये थीटा है तो उसको थीटा बटा 360 से गुणा करेंगे तो सेक्टर का एरिया, और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करेंगे यदि, तो आपके पास वृत्तखंड का एरिया बच जाएगा। ऐसे ही अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड कह दो या दीर्घ जीवाखंड कह दो, एक ही बात है, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि ये अल्फा एंगल से पहले आपको इसका एरिया निकालना चाहिए और फिर आप उसमें त्रिभुज जोड़ दीजिएगा। तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर से पूरा वृत्त
गुणा अल्फा बटा 360 डिग्री यदि करेंगे तो ऊपर वाला सेक्टर आ गया, और उसमें अगर आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जोड़ देंगे तो आपके पास ऊपर वाला जीवाखंड आ गया। तो ये आपका पहला कंसेप्ट था आज की क्लास का। वृत्तखंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि 2 क्लास हम लोग कंसेप्ट की लेंगे और फिर 3-4 क्लास हम लोग प्रश्नों की लेंगे। तो उस क्रम में अभी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये सारे क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं, ध्यान देना। तीसरे पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया सेक्टर, मैंने आपको बता दिया सेगमेंट। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना आप। देखिए, 2 वृत्त सदैव समरूप होते हैं। जब भी आप 2 वृत्त बनाओगे तो निश्चित रूप से समरूप होंगे। तो सर इसका क्या, अगर समरूप होंगे तो क्या हो गया? अगर समरूप होता है तो मैंने आपको वर्ग की प्रश्नावली में पढ़ाया है कि समरूपता जब होती है तो त्रिज्या का अनुपात अगर a अनुपात b है तो व्यास का अनुपात भी a अनुपात b ही होता है, तो परिधि का अनुपात भी a अनुपात b ही होता है, और क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि त्रिज्या, व्यास और परिधि के जो अनुपात है वे तो सदैव समान रहते हैं, और जब आप क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे होंगे तो वो वर्ग करके निकाला जाता है। अब यहाँ कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे हालांकि मैं अभ्यास में अलग से करवाऊंगा आपको ये, पर ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपके सामने ये बात रख देता हूं। जैसे मैंने कहा प्रश्न नंबर 1, 2 वृत्तों की त्रिज्या 5:7 में है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? तो बेटा यहां से आप बिल्कुल आराम से उत्तर दे सकते हो कि अगर त्रिज्या का अनुपात 5:7 है तो एज आई सेड, अगर त्रिज्या a अनुपात b में होती है तो व्यास भी a अनुपात b में होगा, परिधि भी a अनुपात b में होगी, तो क्षेत्रफल a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर में होता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? यहां से आप बोलेंगे 25:49, ये आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न और मैं लिखता हूं, देखिएगा। नंबर 2, यदि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नंबर 1, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? नंबर 2, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो मैं बताता हूं क्या है। इसने बोला वृत्त की त्रिज्या को अगर दुगना कर दिया जाए, तो बेटा पहले यहां समझ लो आराम से। त्रिज्या को अगर दुगना कर दिया जाए तो पहले वृत्त की त्रिज्या अगर 1 थी तो अब 2 हो जाएगी। तो अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल तो वर्ग होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब बेटा प्रश्न पूछने के तरीके कैसे होते हैं? एक तो इसने बोला क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो जब ये बोलता है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा तो यहां बताइए, आप बोलेंगे 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। और जब ये बोले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब आप बोलेंगे 4 गुना हो जाएगा। तो बेटा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो केवल 3 गुना, और हो गया 4 गुना। यहां से अब आपको ये परसेंट में पूछ सकता है, 3 गुना का मतलब 300% बढ़ जाएगा, और 4 गुना का मतलब 400% हो जाएगा।
तो मैंने आप लोगों को बताया दो वृत्त जो होते हैं वो सदैव और सदैव एक दूसरे के समरूप होते हैं, और एक दो उदाहरण से मैंने ये बात आपके सामने रखने की कोशिश भी की है। प्रश्नाभ्यास में हम लोग और इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो वृत्त का अगला कंसेप्ट हम लोग अब देखेंगे। बिल्कुल आराम से आप भी इन तथ्यों को देखने की कोशिश करना। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा चौथे कंसेप्ट पर। चौथा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वलय। अब आप बोलेंगे सर ये वलय क्या होता है? वलय मतलब हो गया सकेंद्रीय वृत्त। सर ये क्या होता है? ये हो गया रिंग का एरिया निकालना, ठीक है। तो एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा और अच्छे से मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को ध्यान लगाना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सकेंद्रीय वृत्त होते क्या है। यदि दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो जाए तो उनको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। अब मेरा आप लोगों से ये कहना है रिंग या वलय क्या है? दोनों वृत्तों के बीच में जो जगह घेर ली गई है इसको आप लोग वलय बोलते हो। तो इसका एरिया निकालना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। क्या ये इस तरह का प्रश्न नहीं हो सकता कि एक वृत्ताकार पार्क है और उसके बाहर रास्ता बनाया गया है? तो इस तरह का प्रश्न तो आप लोगों ने आयत में भी पढ़ा था। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे बड़ा वृत्त। बड़े वृत्त में से अगर आप छोटा वृत्त घटा देते हैं तो आपके पास वलय बच जाएगी। अब मैं इनकी त्रिज्याओं को अलग अलग नाम दे लेता हूं। जैसे इसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर और इसको मैंने बोल दिया कैपिटल आर। तो बेटा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां से क्या बोलोगे आप बोलोगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर आप बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त बाकी कर देंगे तो आप लोगों को वलय मिल जाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं, पर क्यों नहीं आप पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जब देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक बार दोनों को जोड़कर एक बार दोनों को घटाकर लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे या पाई आर प्लस आर आर माइनस आर। हालांकि आप इसकी किसी भी स्टेप से उत्तर निकाल सकते हो, इससे भी और इससे भी। पर मेरा आपको यह कहना है कि वलय के लिए आप ये याद रखिए, इससे प्रश्न बहुत जल्दी भी होगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। क्या है ये? पाई दोनों त्रिज्याओं का योग और दोनों त्रिज्याओं का अंतर, ठीक है। इससे आपके पास वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उससे भी मैं आपको यह बात समझा देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 35 मीटर है, ठीक है। इस पार्क के चारों तरफ इस पार्क के चारों तरफ 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त, माफ कीजिए 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है। तो आपको मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा अब आप आराम से देखिए, अगर आप वलय को समझे तो यहां बहुत फायदा पहुंचाएगी आपको। इसने बोला एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 35 मीटर है। तो यदि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 35 मीटर है तो क्या मैं इसको 35 बोलूं क्या? इसने बोला कि इस पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया, 7 मीटर चौड़ा मार्ग है ये। तो आप बताइए क्या यहां से कैपिटल आर आप निकाल सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बेटा ये तो 35 है और उसके आगे ये 7 है, तो 35 और 7 42 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, यही तो है। तो
तो आप लिखेंगे 22/7, r प्लस आर जब आप करेंगे तो 77, और r माइनस आर जब करेंगे तो 7, तो 7 से 7 खत्म हो गया, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो आएगा 154, 154 देख लेना आप, 4, 9, 6, 1, 1694 मीटर स्क्वायर, ये आपके इसका एरिया निकल कर आ गया है। ठीक है, आशा करता हूं आप तक ये कंसेप्ट भी पहुंच गया होगा। तो मैंने आप लोगों को वृत्त में कुल मिलाकर 4 कंसेप्ट सिखा दिए हैं। आइए अब हम लोग 5वां कंसेप्ट देखते हैं। पांचवा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे चक्कर। अब बेटा ये चक्कर क्या है, चक्कर के किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप आराम से समझना इसके बारे में। चक्कर क्या है, जैसे ये एक वृत्ताकार स्टेडियम है और मान लीजिए ये दौड़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से लेकर और वापस घूमकर यहीं पहुंचना, इसको हम लोग एक चक्कर बोलते हैं। या फिर मान लीजिए ये बस का पहिया है, इसका एक बार पूरी तरीके से घूम जाना, इसको हम लोग एक चक्कर बोलते हैं। तो यहां से आपको ये नहीं लग रहा कि एक चक्कर का मतलब तो परिधि हो गया, एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि या बराबर 2πr, परिधि को ही तो आप 2πr बोलेंगे। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2πr होती है। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, इसका महत्वपूर्ण नियम ये है कि एक चक्कर निकालना आवश्यक है, एक चक्कर निकालना आवश्यक है। ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक चक्कर निकालना आवश्यक है का मतलब क्या हो गया, आपके पास इस तरह का कोई भी प्रश्न आए उसमें आपको एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालना बहुत जरूरी है, जरूर से जरूर आप निकालें। क्यों, मान लीजिए आपको किसी पार्क की त्रिज्या दे रखी है, जैसे मैंने बोला ये 7 मीटर त्रिज्या का एक पार्क है, तो आप इसका एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे, तो आप बोलेंगे एक चक्कर का मतलब तो परिधि होता है, तो सर हम परिधि निकाल लेंगे। तो आप बोलेंगे 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा, और r है तो 7 से 7 कट गया, तो आप बोलेंगे 44 मीटर हो गया। आप बोलेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि होती है, तो एक चक्कर निकालना आवश्यक था, तो आपको पता लग गया एक चक्कर में 44 मीटर की दूरी तय करेगा। अब बेटा मैं आपसे यही तो पूछ सकता हूं कि बताइए 15 चक्कर लगाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 15 चक्कर लगाने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये एक चक्कर की दूरी हो गई, 15 से गुणा कर दीजिए, 15 चक्कर की दूरी हो गई। या फिर ये प्रश्न घूमकर कैसे आ सकता है, ये यूं कह सकता है आपको कि पार्क के 10 चक्कर लगाने में 440 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, 440 मीटर चलना पड़ा, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, पार्क का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको ये कह सकता है। तो 10 चक्कर में 440 मीटर चलना पड़ा, तो एज आई सेड एक चक्कर निकालना आवश्यक है। तो 10 चक्कर में अगर कोई 440 चला, तो क्या एक चक्कर में वो 44 मीटर चला गया, और एक चक्कर का मतलब चूंकि परिधि होती है, तो क्या 2πr बराबर 44 हो गया क्या, तो क्या r बराबर 7 निकल आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। और r बराबर 7 आ गया तो आप पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या समझाना चाहता हूं, 2 बातें, एक तो एक चक्कर का मतलब परिधि ही होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, और एक इस प्रश्न में एक चक्कर जरूर से जरूर निकालें। अब आपके पास 2 ही संभावना हो सकती है, एक तो ये हो सकती है कि आपको त्रिज्या दी गई हो तो फिर एक चक्कर 2πr से निकाल लें, एक ये हो सकता है कि 10 चक्कर में इतनी दूरी, तो फिर एक चक्कर निकाल लें। कई बार इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब बोलूंगा मैं, कई बार ये पूछा जाता है आपको चक्करों की संख्या बताइए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि एक चक्कर में 44 मीटर जा रहे हैं और 440 मीटर में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बेटा आप क्या कहेंगे, 440 में 44 का भाग दे दीजिए, 10 चक्कर लगाने होंगे। आपने कुल दूरी में एक चक्कर का भाग ही तो दिया। तो यही कंसेप्ट है बेटा कि जब भी आपको चक्करों की संख्या निकालनी होगी, चक्करों की संख्या निकालनी होगी, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कुल दूरी मतलब कुल कितना चले,
और बटा परिधि, मतलब एक चक्कर में कितना चले। तो इस प्रश्न से अगर आप समझेंगे तो कुल दूरी 440 मीटर चले और एक चक्कर में 44 चले, तो 440 में 44 का भाग देंगे तो आपके पास चक्करों की संख्या आ जाएगी, 10 चक्कर लगाने पड़े। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट है चक्करों की संख्या। तो बेटा छोटे मोटे कितने कंसेप्ट हो गए आप लोगों के पास? ये सारा अध्ययन करके फिर आप वृत्त के प्रश्नों का बड़े आराम से जवाब दे सकेंगे। तो कितने कंसेप्ट हो गए? एक बार ये पांचों कंसेप्ट मैं बता देता हूं। नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया है त्रिज्याखंड पिछले वीडियो में। नंबर 2 मैंने आपको बता दिया है वृत्तखंड। नंबर 3 मैंने आप लोगों को बता दिया है समरूपता। नंबर 4 मैंने आपको बता दिया वलय। और नंबर 5 मैंने आपको बता दिया चक्कर। साथ ही इन सबसे पहले मैंने आपको अर्धवृत्त के बारे में भी बताया, भूल न जाइएगा वो। ठीक है, जब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई एक दो बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। चूंकि ये वीडियो वैसे भी छोटा है तो यही ये पढ़ लेना थोड़ा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो 6th कंसेप्ट हम लोग लेते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्किल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि तो ऑलरेडी ही मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये अर्धवृत्त है तो अगर इसका क्षेत्रफल आप करना चाहेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आप 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 1। और अगर आप इसकी परिधि निकालना चाहेंगे तो पाई आर तो होगा ही, प्लस 2r भी आपको करना होगा। तो ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया। फिर आज मैं आपको अर्धवृत्त के बारे में क्या बताने जा रहा हूं। तो बेटा नंबर 1 तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अर्धवृत्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज या सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त में जो सबसे बड़ा त्रिभुज बना सकोगे वो कैसा बनेगा, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा जैसे मैंने ये अर्धवृत्त बनाया, इसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा वो ये बनेगा ABC, ये बनेगा। अब आप मुझे बोलेंगे सर आपने ये कैसे कहा कि यही सबसे बड़ा बनेगा, आप ऐसे क्यों नहीं कह देते? आप ये क्यों नहीं कह देते कि जैसे ये B है तो ये बड़ा बनेगा, या फिर ये बड़ा बन सकता है, या फिर ये क्यों नहीं सर, ये ही क्यों सर? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन सारे त्रिभुजों में, इसमें 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 और इसमें, इन सारे त्रिभुजों में आधार तो एक ही है, सबका आधार AB है, सभी का आधार AB है। तो यहां जो बीच का बिंदु होगा ना, वहां मैक्सिमम ऊंचाई इस त्रिभुज की होगी। अगर आप इधर बनाओगे तो ये R ही तो है, ये R हुआ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। अगर आप इधर बनाओगे तो R तो ये हुआ टेढ़ा, ये जो है ये सीधी दूरी तो इससे कम ही होगी ना। इधर भी बनाएंगे तो इससे कम होगी, और कम होती चली जाएगी, इधर भी और कम होती चली जाएगी। तो मैक्सिमम दूरी जो है वो बीच वाले बिंदु पर ही होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो बीच वाले बिंदु पर ही सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा और ये सबसे बड़े त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो R ही होगी। अगर इसकी त्रिज्या R है तो ये भी R ही होगी। तो अब आप बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से। आप बोलेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 तो इसका आधार तो 2r हो गया बेटा, r और r 2r हो गया, और ऊंचाई ये r हो गई, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या ये r² हो गया। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, अर्धवृत्त में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में बने हुए सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल r² होता है। बस जितनी त्रिज्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको तुरंत से तुरंत उत्तर मिल जाएगा। एक बार देखकर आप बहुत आराम से ये कंसेप्ट सीख सकते हैं और सीधे ही आप इस प्रश्न का सामना कर लेंगे तो थोड़ा घबरा जाएंगे। तो अच्छे से वीडियो देखो, अपनी कॉपी में नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। जैसे मैंने बोला अर्धवृत्त में बना
सबसे बड़ा वर्ग, उसका क्षेत्रफल, उसकी भुजा, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो अर्धवृत्त में बना सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होगा, पहले ये समझो। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, तो इतनी दूरी इधर, इतनी दूरी इधर, ये अर्धवृत्त का सबसे बड़ा वर्ग होगा। इससे बड़ा और वर्ग इसमें नहीं बन सकता। तो मान लीजिए इस वर्ग की भुजा x है, तो आप बताइए क्या ये x/2 में डिवाइड हो गया है? और क्या ये वृत्त की त्रिज्या है? ठीक है। तो अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आएगा, आ भी रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं इसको आगे। इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया x² प्लस x² बराबर r²। तो बेटा इसको हल करेंगे तो 4x² 5x² बटा 4 बराबर r²। तो फिर x² बराबर क्या हो गया, ये इधर आएगा तो 4/5 r²। तो x² क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा x है उसका क्षेत्रफल x² ही तो होगा। तो क्षेत्रफल निकालने का तो सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल होगा x² बराबर होगा 4/5 और त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बराबर होगा। और भुजा अगर आपको निकालनी है तो इसका वर्गमूल कर देंगे, तो x बराबर क्या होगा 2/√5 r। त्रिज्या का 2/√5 गुणा इसकी भुजा होगी। तो ये तथ्य भी मैंने आपके सामने रख दिया है। कुल मिलाकर मैं आप लोगों को 6 कंसेप्ट वृत्त की दोनों क्लासेज में समझा चुका हूं। इसकी अगली क्लास में, हालांकि अभी तो रीजनिंग का नंबर है 2 वीडियोस, फिर उसके बाद इसकी अगली क्लास में हम लोग वृत्त के अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलने वाले हैं। तब तक बेटा जी आपको जितना भी पढ़ा दिया गया आप सारे को पढ़ो, अच्छे से मनन करो। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता रहा हूं, ये सब सीखकर आप मेंसुरेशन के जो भी प्रश्न होंगे वे बड़े आराम से कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर दूसरी कक्षाएं भी लगाइए। तो बेटा सारी कक्षाएं, मेरा प्रयास है थोड़ा हम लोग इस माहौल से निकल जाएं, लॉकडाउन के माहौल से। उसके बाद मेरा प्रयास है कि आप राजस्थान जीके की, मैंने सर से भी चर्चाएं की है इस बारे में, कंप्यूटर की, हिंदी की दूसरी क्लासेज भी मैं, और अंकगणित वगैरह भी दूसरी क्लासेज भी मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूंगा। पर अंकगणित पर जाने से पहले मेरा एक बार विचार ये है कि जब हम लोगों ने मेंसुरेशन शुरू कर दिया तो एक बार पूरे मेंसुरेशन को हम लोग पढ़ लें। तो इसके आगे अभी तो आप 2D आकृतियां पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको वो 3D आकृतियां भी पढ़ा दूं, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे, दूसरी शाखाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।